बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक नंबर 3 है ला में सेक्शन। ये जो ला है ला में सेक्शन, ये दो साइंटिस्ट थे गुडबर्ग और पीटर वेज। इन्होंने 1864 में ये ला प्रेजेंट किया था। एक्चुअली ये जो ला है ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करते हैं। ये जो ला है ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, कल भी आपको मैंने बताया था रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है। ये जो ला प्रेजेंट किया था, जो रिलेशन दिया था वो ला में सेक्शन है और ये गुडबर्ग और पीटर वेज ने ये ला जो है वो प्रेजेंट किया था। अब ये इसकी स्टेटमेंट में जाने से पहले सिंपल, कल भी मैंने आपको डिटेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिटेल में समझाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। उसके दरमियान रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है, यही ला में सेक्शन है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। सिंपल ये एंड बेस स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये मैंने सिंपल इसकी ये स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant, to the molar concentration of reactants। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है आगे मैं डिस्कस करूंगा। सिंपल आप ये समझ लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यही इसकी स्टेटमेंट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही ला में सेक्शन है। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। ये एक्टिव मैसेज क्या होती है, ये मोलर कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं एक्टिव मैस। आगे हम डिस्कस करते हैं। एक्टिव मैस एक्चुअली बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अब ये एक्टिव मैस का मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। अब एक्टिव मैस को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि एक्टिव मैस क्या है। एक्टिव मैस यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव मैस। सिंपल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मैस बोलते हैं। अब एक और डेफिनेशन है। अब मोलर एक्टिव मैस का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी, इसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल CO2 है, इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर अगर नाइट्रोजन है तो इट्स मीन के मोलर कंसंट्रेशन। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज लिखी होती है तो इट्स मीन के वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। अब एक्टिव मैस का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, आपने 9th लेवल पे मोलैरिटी में पढ़ा होता। मोलर कंसंट्रेशन कहती है एक्चुअली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर रिएक्टेंट के जितने मोल्स होती हैं उसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या पर लीटर में, 1 लीटर में जितने मोल्स प्रोडक्ट के होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। एक्टिव मैस, मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि एक्टिव मैस का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। अब ये थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करते हैं ला में सेक्शन को। एक बात आपने माइंड में रखनी है, आपकी बुक में ला में सेक्शन को यूज करके उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली केसी को कहती हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो जो ड्राइव किया गया है वो विद द हेल्प ऑफ ला में सेक्शन जो है वो ड्राइव किया गया है। उसी को हम ड्राइव करेंगे इसी
एक्सप्लेनेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को। अब ये सिंपल जनरल एक आप रिएक्शन कंसीडर करें, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो ये जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लें आप। अब अगर आप कल भी आपको मैंने टॉपिक में समझाया था, एक्चुअली बाज़ाहिर ये एक ही रिएक्शन है, लेकिन चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके अंदर दो रिएक्शन हो रही है। एक आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी ए और बी जो है वो कन्वर्ट हो रही है सी और डी में, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। सिंपल मैं इसको लिखता हूं, ये आपके पास ही फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह सी और डी जो है ये कन्वर्ट होती है ए और बी में, तो ये आपके पास जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन है। ए और बी ये जो आपके पास रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और सी और डी जो है वो ए और बी में कन्वर्ट होती हैं, तो ये आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब जी एक बात आपने माइंड में रखनी है, आगे क्लियर हो जाएगा आपको। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। चूंकि इसमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करने वाले हैं, तो आपने यहीं से समझना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। अब ये उसी तरह मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने एक्टिव मास लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ ए, इसको आप उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। सिमिलरली एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सो ऑन सी एंड डी के लिए भी यही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये समझाता है, हमें ये क्लियर करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो ए और बी रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो सी और डी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इन रिएक्टेंट्स पे। बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा सी और डी पे। तो अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने लिखे, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ शॉर्ट टर्म्स में मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active masses of A and B। अब जरा स्टेटमेंट पे जाते हैं, यहां पे एक बात, एक वर्ड मैंने लिखा है वो है जी प्रोडक्ट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक्चुअली मतलब ये है कि आपने, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपने उनको प्लस नहीं करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वही स्टेटमेंट है, देखें सिंपल वर्ड में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? इक्वल K1 के साथ, और उसी तरह E एंड B। अब यहाँ पे K1 क्या है? देखें K आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी डिफरेंट आपने इस पे पढ़ा होगा कि K जो होता है वो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं। तो K यहाँ पे K, इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। K1 इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए A और B पे डिपेंड करेगा। अब ये बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ आती है, अभी आपको समझाया था बैकवर्ड रिएक्शन में C और D जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में C और D जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रेट, जो बैकवर्ड रिएक्शन है
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सी और डी की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हैं। तो उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमने रिप्लेस कर दिए K2 के साथ इज इक्वल टू K2। उसी तरह जिस तरह K1 रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, तो K2 जो है ये रेट कांस्टेंट है किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब ये बैकवर्ड रिएक्शन की भी बात हो गई और फॉरवर्ड रिएक्शन की भी बात हो गई। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि क्लोज कंटेनर के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। कल आपको डिटेल में टॉपिक नंबर 2 में मैंने समझाया था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम उसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आरएफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जी देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, रेट आरएफ मीन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, K1 AB के। तो मैंने इसके नीचे जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट की है K1 AB, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किसकी इक्वल है, RB, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, वो जी इक्वल है K2CD के। तो K2CD हमने ये लिख दिया। इसके बाद सिंपली आप मैथमेटिकल पोर्शन ही समझ लें इसको, हमने इसको रीअरेंज किया। सिंपल एक आपको ट्रिक बताता हूँ, रीअरेंज कैसे करने हैं। देखें ये K1 है और K2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। K2 को इधर ले आए, सिंपल K2 को K1 के नीचे ले आए, और AB जो है इसको आप CD के नीचे लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ये है, आपने क्या करना है, K1 ऊपर है तो K2 को इधर ले आए, AB इसके साथ है, AB को CD के नीचे ले आए। रीअरेंज हमने कर लिया। अब K1 के नीचे क्या आ गया, K2, और AB चूंकि इस साइड पे चला गया तो ये आपके पास ही ये AB हो गया। अब देखिए ये जो आपके पास है एक्चुअली ये रेशियो है, K1 है रेट कांस्टेंट, ये भी रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपके पास रेशियो है, टू रेट कांस्टेंट की जो रेशियो है, इससे एक और कांस्टेंट जो है वो डेवलप होता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो उस टाइम पे आपके पास जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ, तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो देखें देयरफॉर अब देखें K1 K2 जो है वो किसकी इक्वल है, वो Kc की इक्वल है। देयरफॉर अब इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, K1 डिवाइड बाय K2 की जगह पे हमने Kc लिख दिया। Kc इज इक्वल टू CD और AB। तो Kc क्या है, Kc को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। देखें जी सिंपल पूरा जो है इस टॉपिक का जो खुलासा है वो यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उस रिएक्शन के लिए जो रेट है, जो स्पीड है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन